हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्शन सी क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो बच्चों, सेक्शन ए सेक्शन बी हम पहले करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो आज कराने जा रहे हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में है क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 33, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ड्यूरिंग अ क्लास डिस्कशन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स a student mentions that acids can be classified based on their strength। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ ईच। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएच रेंज ऑफ एसिड एंड बेसिस। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट आयनाइजेस completely in aqueous solution. It releases more number of hydrogen ion when dissolved in water। जो वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो इसका कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दूसरा है वीक एसिड। वीक एसिड इज एन एसिड दैट आयनाइजेज पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका आयनाइजेशन क्या होता है, पार्शियली होता है। इट रिलीजेस फ्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो दोनों को वाटर में जब डिजोल्व किया जाता है तो एक में जो है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रिलीज़ करता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो वीक एसिड होता है हाइड्रोजन आयन थोड़े बहुत उसमें रिलीज़ होते हैं। दूसरे क्वेश्चन एग्जाम्पल बताना आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड भी होते हैं, लेकिन आपको एक बताना था। एंड ऑफ वीक एसिड, और वीक एसिड का क्या होता है, एसिटिक एसिड। यानी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो सारे वीक होते हैं। तो और भी एग्जाम्पल होते हैं, फॉर्मिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, ये सारे जो है वीक एसिड होते हैं। तो आपको एक बताना था, तो एसिटिक एसिड ये है। फॉर्मूला सीट आपको लिख देना है। सी वाले में है पीएच रेंज बतानी थी आपको एसिड और बेस की। तो एसिड की पीएच रेंज क्या होती है, 0 to 6.9, और बेस की जो है पीएच रेंज होती है 7.1 to 14। तो इसलिए ये 7.1 इसलिए है क्योंकि 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, इसलिए यहाँ से 0 to 6.9 की पीएच रेंज आप एसिड में लिखेंगे, और 7.1 से लेके 14 तक जो है रेंज लिखेंगे बेस की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कंपेयर द लिस्टेड प्रॉपर्टीज बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको टेबल में इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। इसमें 3 डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स का हाई होता है, और कोवैलेंट कंपाउंड्स का क्या होता है, लो होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको इसको आंसर ऐसे लिख देना है, ये प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड में आपको यहाँ पे लिख देना है जो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दे रखा, हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड तो दे नहीं रखा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि हाई होता है, हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका कारण क्या है कि इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसको ब्रेकअप करने के लिए क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, दूसरा डिफरेंस क्या था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको लिख देना है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और डिजोल्व इन वाटर। जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है या फिर मोल्टन स्टेज में होता है तो आयनिक कंपाउंड्स तभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी किसके थ्रू, आयन के थ्रू। आयन क्या करते हैं, लिक्विड में ही फ्लो करते हैं। तो दूसरा है कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस। क्योंकि इनमें फ्री आयंस नहीं होती है, चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा डिफरेंस क्या था, फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड्स का फिजिकल नेचर क्या है, यूजुअली फाउंड इन सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कोवैलेंट कंपाउंड में लिख देना, कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में रह सकते हैं रूम टेम्परेचर में। जैसे रूम टेम्परेचर में ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट में हो सकते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, ये चॉइस का क्वेश्चन है। ए मेटल डी कंबाइंस विद नॉन मेटल ई
बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कंपाउंड जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड जी। तो कंपाउंड जी में किस तरह का बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ये कोई मेटल है और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, कोई आयन बनाता है। मान लिया सपोज करो कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसके आउटर डीप के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री करके क्या बना देगा, ये 2+ पॉजिटिव आयन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गए। अब क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को, नॉन मेटल है कोई जिसके साथ इंटर करके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ई वाला जो है क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और क्या बना देगा, E2- आयन बना देगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों आयन बन गए जो, तो दोनों क्या आएंगे, एक पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव बन गया, दोनों स्टक टुगेदर हो जाएंगे ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, थर्ड कंपाउंड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड का नाम क्या दे रखा है, यही आपका क्या है, जी है। D2+ और E2- दोनों को मिला के क्या बन गया, जी। तो ये जी कंपाउंड क्या है, क्या बोलेंगे इसको, आयनिक कंपाउंड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड। तो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ बॉन्ड होगा आयनिक, ये फर्स्ट का। सेकंड का क्या है, विल दिस कंपाउंड डिजोल्व इन कैरोसिन और पेट्रोल। तो सेकंड में लिख देना नो, क्योंकि ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड विल ऑलवेज डिजोल्व इन वाटर। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक। सिंस कैरोसिन एंड पेट्रोल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सोलवेंट लिख सकते हो। तो ऑर्गेनिक सोलवेंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजोल्व नहीं हो सकता, ऑर्गेनिक सोलवेंट में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही डिजोल्व होता है। थर्ड, कमेंट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जी। तो क्या होगा, आपने लिख देना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जी। थर्ड का आंसर में क्या लिख देना, हाई लिख देना। किसका, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ये आंसर लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर 3 कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय gastric glands present in the stomach for digestion of food, write one function of each। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिख देना है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसको 3 पार्ट्स में 3 कंपोनेंट होते हैं स्टमक में जो रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक इन्वायरमेंट, हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन एंड किल्स बैक्टीरिया। एक तो बैक्टीरिया किल करता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम, पेप्सिनोजन। इट इज एन इनएक्टिव एंजाइम दैट कन्वर्ट्स टू पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक की वॉल्स में जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। तो पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तीसरा है म्यूकस, प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द कोरोजिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड होता है, तो ये जो इसकी वॉल से क्या निकलता है, सीक्रेट म्यूकस भी निकलता है जो स्टमक की लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस, ये 3 कंपोनेंट लिख देने थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, म्यूकस, और इनका एक एक यूज। Our question number 30, write a difference between inherited and acquired traits, giving one example of each. Name the information source for protein synthesis in the cells. तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। तो जीन्स के द्वारा जो ट्रेट्स आगे ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उसको क्या बोलता है,
इसके थ्रू जो ट्रेड्स आगे जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, जैसे आई का कलर। दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेड्स, ट्रेड्स डेवलप ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंस। तो जो आसपास के एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड आते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, क्योंकि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है उसका इन्फ्लुएंस उस पर पड़ता है ऑर्गेनिज्म पे, तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। जैसे लर्निंग टू राइड ए बाईसाइकिल। बी का आंसर होगा नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, तो उसका क्या नाम है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर प्रोटीन। ये क्या करता है आगे? डीएनए, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से क्या करता है आगे इंफॉर्मेशन जाती है प्रोटीन बनाने के लिए। सेल्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, उनके ज़रिए क्या है डीएनए से इंफॉर्मेशन जाती है और जो प्रोटीन को सिंथेसिस में मददगार होते हैं। तो डीएनए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है ए पर्सन हैज़ डिफिकल्टी विद नियर विजन टास्क लाइक रीडिंग और वर्किंग ऑन कंप्यूटर बट कैन सी ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस क्लियरली। यानी दूर की चीज़ें तो दिखाई देती, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो ये क्या होगा? ये है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? दूर की चीज़ें तो दिखाई देती, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। लेकिन इसका नाम, इसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि मान लिया सपोज करो क्या ये आई लेंस है और ये रेटिना हो गया और नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट है। अब एक डिफेक्टिव आई है जैसे, तो इसमें क्या होता है? ये जो इमेज फॉर्मेशन है रेटिना से बियॉन्ड बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, यानी आई लेंस के पीछे। यहाँ रेटिना में न बन के कहाँ है? रेटिना से पीछे बनती है। तो क्यों है? ये आई लेंस है, तो आई लेंस से क्या बन रहा है? ये इमेज दूर बन रहा है। क्या हो गया? ये दूर, क्योंकि इमेज दूर बनता है इसलिए इसका नाम फार साइटेडनेस है। लेकिन इसमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो नेम द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया होगा। द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज इन अबाउट डिफेक्ट, तो किसका करेंगे? जो कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्टिव लेंस क्या हो जाएगा? करेक्टिव लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड पार्ट का आंसर होगा स्टेट 2 कॉजेज फॉर ईच सच ए डिफेक्ट। तो दोनों कॉज क्या है? एक तो सॉल्टनिंग ऑफ आईबॉल, तो आईबॉल सॉल्टनिंग का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है आईबॉल? मान लिया सपोज करो कि ये क्या है? आई है। अब ये आई क्या हो जाती है? ऐसे फ्लैट हो जाती है, यानी इसको बोलते हैं सॉल्टनिंग ऑफ आईबॉल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा? इसमें नज़दीक की चीज़ का जो इमेज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इसका ज़्यादा होगा तो क्या होगा? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। तो बढ़ने की वजह से इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना से बियॉन्ड बनेगा। तो इसको बोलते हैं सॉल्टनिंग ऑफ आईबॉल। दूसरा कारण हो सकता है कॉर्निया फ्लैट हो जाता है, फ्लैटनिंग ऑफ कॉर्निया। तो फ्लैटनिंग ऑफ कॉर्निया क्या है? मान लिया सपोज करो ये आई है। अब यहाँ पर कॉर्निया जो होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर, और ये ऐसा करके ये हो जाती है फ्लैट का मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाती है? ऐसे फ्लैट हो जाता है। तो इसमें भी क्या होगा? जो नेट फोकल लेंथ होगी आई की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसमें भी इमेज क्या होगा? बियॉन्ड द रेटिना बनेगा इमेज। तो फ्लैटनिंग ऑफ कॉर्निया, जिससे रिफ्रैक्शन ढंग से नहीं हो पाता। तो ये इसके 2 कॉज लिख देने थे। अब है क्वेश्चन नंबर 32। ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ।
राइट फार्मूला फॉर कोवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस ऑफ सीरीज एंड आर पी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स वैल्यूज R1 R2 R3। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स ने जो ऑब्जर्वेशन करी है उसने वोल्टेज और करंट के बीच में क्या है, ग्राफ बनाया। मतलब जैसे जैसे उसने करंट बढ़ाया होगा तो वोल्टेज भी, उसने देखा कि वोल्टेज भी बढ़ रही है। तो ये ग्राफ क्या आ गई, सीधे लीनियर, ये है स्ट्रेट लाइन आ गई ग्राफ। तो ये उसने करा। तो क्या है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पहले आपको लिख देना है कि लेट V इज वोल्टेज, I इज करंट, और फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख देना है। तो ये क्या हो गया, R मल्टी I। तो यहाँ पर R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट है होती है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, यानी करंट को क्या है, बढ़ने नहीं देता, कंट्रोल करता है। रेजिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको, इसकी यूनिट होती है क्या, यूनिट होती है इसकी ओम। अब हमें बताना है राइट फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस ऑफ द सीरीज। 3 रजिस्टर दे रखे हैं R1 R2 R3। तो सीरीज में इनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल कम्बिनेशन में लिख देना आपको RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसको कैलकुलेट करके RP आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल। तो 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। और 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 60 × 60 सेकेंड, क्योंकि SI स्टैंडर्ड है, SI स्टैंडर्ड जूल है एनर्जी का। तो SI स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या होगा, किलोवाट को वाट में चेंज करना पड़ेगा, और आवर को SI स्टैंडर्ड जो टाइम की यूनिट सेकंड होती है उसमें चेंज कर देना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000 मल्टीप्लाई 60 × 60, और ये हो जाएगा 36 मल्टी कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं हम 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो ये हो गया कन्वर्जन 1 किलोवाट आवर का। अगला क्वेश्चन है नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। बी पार्ट है राइट वन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड है करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो क्या रूल है, ये रूल है इफ यू ग्रिप द करंट कैरिंग कंडक्टर विद योर राइट हैंड सच दैट your thumb points in the direction of current, then the curl of your fingers shows the direction of magnetic field around the conductor। अगर राइट हैंड में आपने किसी कंडक्टर को ऐसे ग्रिप करके पकड़ा और थंब का डायरेक्शन क्या शो करता है, करंट का डायरेक्शन शो करता है, तो ये टिप्स की फिंगर्स है, ये क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो क्या है ये, क्लॉकवाइज। तो आपको ये याद ऐसे रखना है कि अगर करंट का डायरेक्शन क्या है, साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये करंट का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, अगर साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको लिख देना है कितना, क्लॉकवाइज। और यदि करंट का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्लॉकवाइज किस केस में है, अगर करंट का डायरेक्शन वेस्ट में है I, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। यदि करंट का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ऐसे करके ही याद करना है, और यही करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये है रिलेशन। अगला क्वेश्चन है, राइट वन यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो इसका स्ट्रॉन्ग क्या बताना है आपको, यूज बताना। सबसे पहले बात है कि सोलेनॉइड क्या होती है। A solenoid is a cylindrical coil of wire that acts as a magnet when electric current flows through it. It has several uses due to its ability to generate a strong and uniform magnetic field inside it. तो ये तो सोलेनॉइड होता है, सिलिंड्रिकल शेप में वायर को ऐसे मोल्ड अप किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड का सबसे मेन यूज़ है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत यूज़ होता है। सोलेनॉइड आर यूज टू क्रिएट टेम्पररी मैग्नेट्स। टेम्पररी इसलिए कि जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तब तक इसमें मैग्नेटिज्म होता है, स्विच ऑफ करने के बाद मैग्नेटिज्म स्विच ऑफ हो जाता है। तो टेम्पररी मैग्नेट्स फॉर एप्लीकेशन लाइक इलेक्ट्रिक बेल्स, रिलेज हो गया, एंड सर्किट ब्रेकर्स। तो रिलेज का बहुत यूज़ होता है। रिलेज का यूज़ स्टेबलाइजर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट हैं सब जगह होता है। तो सर्किट ब्रेकर्स हो गया, एमसीबी जो घरों में होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब एक्सेस करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वो पुल करता है स्विच को और स्विच ऑफ हो जाता है। तो एमसीबी में ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा एक्सेस करंट की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये इसी की वजह से पॉसिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन डी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।